पालन कर रहे हैं दो जन, लोयाराम भगत और ममता कुजूर नायक। मैं जमीनी स्तर की कार्यकर्ता हूं, पिछले कई सालों से काम कर रही हूं। मैं भी हमारे जमीनी स्तर में क्या हो रहा है, और आपने बात रखी, आपने बहुत अच्छे से बात रखी। माननीय नंद कुमार साई जी, आप एक आदिवासी परिवार के हैं। आपका बचपन शायद आदिवासी गांव में बीता होगा। आपने पढ़ाई वहीं की होगी। आप अपने समुदाय, अपने गांव के नेता हैं, हम मानते हैं। आप अपने जिले के भी नेता हैं, हम मान रहे हैं। आप राष्ट्रीय स्तर के भी नेता हैं, आदिवासी नेता। हम आपसे जानना चाहेंगे, जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन गांव का, सिर्फ एक गांव का मुद्दा नहीं है। ये आज पूरे जिले का मुद्दा उभर के आज इतनी बड़ी जनता एक मंच में आकर आवाज लगा रही है। जल, जंगल, जमीन सिर्फ जशपुर जिले का मुद्दा नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल इलाका है। ये हम लोग को बहुत शर्म है, मैं स्वीकार करती हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और धिक्कारती हूँ राजनीतिक पार्टियों के नेता लोग को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को कि हमने अपनी विधानसभा सीट गंवाई। परिसीमन में छत्तीसगढ़ में 5 सीट गंवाई। यही सीट परिसीमन के बारे में झारखंड, उड़ीसा में बात हुआ, झारखंड ने नहीं गंवाया। वो लोग सशक्त हैं, वहां की जनता सशक्त है, वहां के नेता जब आपस में लड़ते हैं, पर जब जल, जंगल, जमीन या अस्तित्व की लड़ाई होती है तो सब एक मंच पर आते हैं। तो इसे हमेशा से हम सबको इस विषय पे माफी मांगना चाहिए। दूसरा, जल, जंगल, जमीन राष्ट्र का मुद्दा है। जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन राष्ट्र का मुद्दा है, और जल, जंगल, जमीन और खनिज का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। हम सवाल करते हैं आपसे, आज आप तत्पर हैं जशपुर जिले के बचाने के लिए। सिर्फ जशपुर जिले को बचाकर हम सब क्या छत्तीसगढ़ को बचा पाएंगे? छत्तीसगढ़ आदिवासी को बचा पाएंगे? आदिवासी बहुल इलाका है, हमारे पास राजनीतिक शक्ति नहीं है। हमने हजारों जैसे कई बार रैलियां की, आम सभाएं की, सरकार हमसे डरता नहीं है। इस पर हम लोग को मूल्यांकन करना पड़ेगा कि कैसे हम यहाँ के मालिक हैं और ये लुटेरे लोग हमसे डरते क्यों नहीं है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप जशपुर जिले के लिए क्या करना चाहेंगे। हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि आज आप नेता है तो समाज के दम पर है नेता, आदिवासी समाज के दम पर। अगर समाज लुप्त हो जाएगा तो आपको भी कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ आप ही नहीं, मैं चाहूंगी पूरे छत्तीसगढ़, पूरे राष्ट्र के आदिवासी नेताओं को कोई नहीं पूछेगा। और जो रिजर्वेशन मिला है उस समय हम लोग को नौकरी भी नहीं मिलेगी। हम सबको मिलकर आज ये पार्टी, वो पार्टी, ये बैनर, ये मंच, वो मंच ना करके अपना अहम तोड़ के एक मंच पर आकर जो हमारे ऊपर इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी बड़ी संकट है जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन की, उस पर हम लोग को क्या करना चाहिए, गांव से, जिले से, राज्य से, राष्ट्र से और अंतर्राष्ट्र से। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ पूरे जनता की तरफ से, और यही उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलकर, जनता में शक्ति होती, हम सब मिलकर जरूर बचाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मैं आपको मंच में आमंत्रित करती हूँ। माननीय नंद कुमार साई जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। संघर्ष के मैदान में, संघर्ष के मैदान में
पीछे ज्यादा आवाज करता है क्या? एक मिनट आगे पीछे तक आवाहन पर इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम के और इस आंदोलन के इस अभियान के अध्यक्ष माननीय श्याम सुंदर सैकड़ा जी, इस पूरे आयोजन में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, डॉक्टर रास्कर जी, श्री रमाकांत जी, डॉक्टर बी डी शर्मा जी और हीरा सिंह मरकाम जी, पीसी कुजूर, सुश्री सेवती पन्ना जी, हरिहर पटेल, उदयनाथ सिंह, आलोक शुक्ला, जे.आर. ठाकुर, मंच पर विराजमान अन्य सभी मित्रगण, इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, दोस्तों, देवियों, बच्चों, पत्रकार मित्रों, पुलिस तथा अन्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी, हमारी अपनी जो मूल भावना थी, मूल बातें थी, उसको बहुत जगह छोड़ दिए। केवल सरना में धरती माता की और पेड़ों की, प्रकृति की पूजा होती है, जो गांव में ही। एक बार हम सब लोगों ने मिलकर के दिल्ली में सरहुल का उत्सव मनाया था। बाकी जगह कोई करता नहीं है, हम सब भूल रहे हैं, प्रच्छन्न सारे अंग्रेज हो रहे हैं। अंग्रेजों की विशेषता बी डी शर्मा जी ने बताई, रूजवेल्ट ने क्या कहा आदिवासियों के लिए, और इसलिए इन सब बातों को हम तो अपनी मूल संस्कृति में, टाना भगत की बात बताए, अभी भी कुछ जगह जिसमें पार्वती माता और महादेव की पूजा होती, पेड़ों के नीचे पूजा होती, वो भी सृष्टि के निर्माण के समय की बात है। सृष्टि के निर्माण के समय दो ही लोग थे, कहीं उसको हम मनु और शत्रुपा कहते हैं, कहीं उसको आदम और हवा कहा जाता है, और हम टाना भगत के अंतर्गत उसको माता पार्वती के साथ में कुछ और लोगों की पूजा महादेव की करते हैं। और इसलिए ये धरती माता बहुत ज्यादा संकट में है, गौ माता संकट में है, पूरा प्रकृति और जल सारे संकट में है। बाहर पीछे तरफ डिस्टर्ब तो नहीं है ना आवाज? ठीक है। और इसलिए हमारे देश की सबसे बड़ी संपदा इस समय प्राचीन भारत में आप देख लीजिए, हमारी सबसे बड़ा उद्योग क्या था? खेती, कृषि, और उसके बाद में सबसे बड़ा हमारा धंधा क्या था? पशुपालन, गौपालन। उसके बाद में तीसरा और महत्वपूर्ण था, जो जंगलों में भी था, कहीं कोई लगा भी लेते थे, उद्यानिकी, हॉर्टिकल्चर अंग्रेजी वाले कहते थे। यही हमारी मूल बात थी। ये जरूर है कि हमने महाभारत में, रामायण काल में देखा है, उस समय तो थे नहीं हम, लेकिन अभी देखते हैं जितने युद्ध में या और जगह बड़े बड़े सूरवीर आते हैं तो वो सोने की मुकुट पहनते थे। बहुत ज्यादा उपयोग होता था, लेकिन उस जमाने में कहीं सोने के खदान का बहुत ज्यादा वर्णन नहीं। ये धरती माता की हमने पूजा की, यही आदिवासी करता है सबसे पहले धरती माता की। उसके गीतों में, उसके विविध प्रकार के आचरण में सब जगह ये आदिवासी धरती की पूजा करता है, पेड़ों की पूजा करता है। इसीलिए हमारे विष्णु पुराण में लिखा, ये भारत माता को मां समझ कर
ऐ भारत माता, जो तुम्हारी साड़ी क्या है, ये 3 तरफ से जो समुद्र घिरा हुआ है जिसका नीला रंग है, यही उसकी साड़ी है। और ये जितने ऊंचे ऊंचे पर्वतमाला है उसके स्तर है हमारी माता की, जहां से नदियां निकलती हैं दूध के रूप में और हिमालय से लेकर के गंगा सागर तक पहुंच करके हम सबका भरण पोषण करती है ये भारत माता, ये धरती माता। भगवान विष्णु की है पत्नी भारत माता। पहली बार जब हम सवेरे उठते हैं तो इस माता को प्रणाम करने के पहले हम प्रणाम करते हैं कि तुम्हारे ऊपर पैर रख करके हम अपना दिन भर का काम करेंगे, इसलिए इस धृष्टता के लिए हमें क्षमा करना। ये उस ऋषि ने लिखा है विष्णु पुराण में, और वही काम आचरण में आज भी आदिवासी करते हैं। इसका संस्कृत रूपांतरण है समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। ऐ भारत माता, हम तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। हमको प्रतिदिन अपने कार्य व्यापार के लिए अपने ऊपर अपने पांव को रखने की अनुज्ञा प्रदान करो। इस धरती माता को वो डॉक्टर ऑस्कर ने बताया कि वो मुर्गी को एक बार फाड़ दिए, अंडा एक भी नहीं मिला सोने का, और यहाँ सारा जगह प्रतिदिन पूरे धरती माता को फाड़ फाड़ करके निकालने का उपक्रम चल रहा है। हम उद्योगों के विरोधी नहीं, उद्योग क्या लगना चाहिए। मैं कोल एंड स्टील स्टैंडिंग कमेटी का भी मेंबर हूं। अभी जब बैठक हुई तो मैंने पूछा कि तुम लोग बताओ, ये जो लोहा अभी निकल रही है यहां से, पहला काम तो ये बताओ कि सबको चीन में और जापान में भेजने का किसने निर्णय लिया? इतनी अच्छी अच्छी चीजें, पक्के चीज बना करके क्यों नहीं भेजते? ये चीन नकली सामान बना करके सारे बाजार में आपका ला कर रख दिया, यूज एंड थ्रो वाला, दोबारा उपयोग नहीं होगा। तुम हमारे यहाँ की इतने कीमती चीजों को उनको कच्चे के रूप में क्यों भेज रहे? हमने प्रस्ताव पारित करवाया है कि ये बाहर भेजने का काम बंद करो। और दूसरी बात, ये जो बड़े बड़े उद्योगों में केवल बड़ी मशीन बनाई जा सकती है, बड़े मशीन बनाने के लिए एकाध कहीं लग जाए, छोटे उद्योग क्यों नहीं लगाते, कुटीर उद्योग क्यों नहीं लगाते, जिसमें प्रकृति को, धरती माता को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना ज्यादा लोग उसमें काम करेंगे, प्रकृति संतुलित रहेगी, पृथ्वी माता ठीक रहेगी, और आपके छोटे मोटे कामों के लिए जो उद्योगों की जरूरत है वो भी पूरी होगी। मैंने उनको पूछा, आप लोगों में से किसी ने देखा है कि दिल्ली में जाकर के विष्णु ध्वज को देखा? किसी ने? विष्णु ध्वज खड़ा है वहां पर, लोहे का बना हुआ, दिल्ली में, जिसको कालांतर में लोगों ने मुगलों के काल में उसको रूपांतरित कर दिया उसका नाम, और उसको कह दिए हैं कुतुब मीनार। कितने सालों से खड़ा है, उसमें जंग नहीं लगता। बीडी शर्मा जी, आपको शायद पता है कि नहीं है, ये छोटे उद्योगों में जो लोहार गांव का बनाता था उस लोहे से बना हुआ है। ये कोई बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा बना हुआ लोहा नहीं। मैंने उनको बताया, इस विधा को, इस तकनीक को क्यों नहीं ढूंढते जो छोटे छोटे उद्योगों में छोटे लोग बनाए, और इस तरह का टिकाऊ और जंग निरोधक शक्ति जिसमें है ऐसा लोहा बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं कहा लिखो इसको। और इसलिए आने वाले समय में छोटे उद्योग लगते। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में कितना तालाब रहता था, बड़े बड़े बांध बना करके सारे गांवों को डुबाने की आवश्यकता क्या है? ये सब पश्चिम से प्रेरित लोग इस तरह के कानून बना करके इस तरह की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। हमारे यहाँ 10-10 एकड़ में एक एक तालाब, पोखर, नदियां प्रवाहित हो रही हैं। अगर बनाना है तो ऐसा बनाओ कि नदी को कोई क्षति नहीं पहुंचे, उसका अविरल प्रवाह प्रवाहित होता रहे। ये परिस्थिति जो विपरीत हुई है, ये भारत को समझने के अभाव के कारण, जो लोग पहले दिल्ली में बैठ गए या अलग अलग राज्यों में बैठे, उनको पता ही नहीं था कि भारत क्या है। इसको अलग अलग, कभी मजहबी उन्माद में, कभी मजहबी संकीर्णता में, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की कोशिश की। सबसे पहले संविधान सभा में राष्ट्रगीत के लिए वंदे मातरम को चुना गया था। यही असली वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगीत है।
बाद में लोगों ने कह दिया नहीं उसमें तो वो दुर्गा जी है, सरस्वती जी हैं, महाकाली का वर्णन, इसलिए वो नहीं हो सकता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि इस राष्ट्र का राष्ट्रभाषा जो है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा संस्कृत होना चाहिए था। संस्कृत को पढ़ाया नहीं जा रहा, किसी मूर्ख ने कह दिया कि डेड लैंग्वेज है। संस्कृत के बिना तुम हिंदुस्तान को समझोगे कैसे? इसकी पढ़ाई जरूरी है। अमेरिका में कुछ यूनिवर्सिटियों में कंपलसरी है, जर्मनी में कंपलसरी है। हमारे यहां के बच्चे संस्कृत तो जानते नहीं, और इसीलिए भारत माता का पूजन करते हुए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, ऐ भारत माता, तुम ही तो दुर्गा, तुम ही सरस्वती हो और तुम ही महाकाली हो। उसने कहा इस भारत माता की, इस धरती माता की जब हम पूजा वैभव के लिए, संपन्नता के लिए करते हैं तो ये भारत माता महालक्ष्मी हो जाती है। जब हम शक्ति के लिए इसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो ये भारत माता महाकाली हो जाती है, दुर्गा हो जाती है। और जब हम ज्ञान के लिए इस भारत माता की पूजा करते हैं तो हमारी ये भारत माता महासरस्वती हो जाती है। इसलिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय महर्षि ने लिखा, तुम ही दुर्गा, हे धरती माता, हे भारत माता, तुम ही दुर्गा, 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम, नमामि कमला अमला मतुलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। हे भारत माता, तुम ही सब कुछ हो। इस पर संकट है। आज इस धरती माता का अमर पुजारी, ये हमारा जनजाति, जिसको कुछ आदिवासी कहते हैं, कभी परिगणित जातियां, संविधान में शब्द जनजाति दिया है, यही वर्ग है जिसकी पूजा करता है। अभी मैं अब जल की भी, नदियों की भी, अभी मुझे 3 महीना पहले सागर विश्वविद्यालय के एक मध्य भारत के एंथ्रोपोलॉजी वालों ने एक 3 दिवसीय एकेडमिक कार्यक्रम में बुलाया था, मुख्य अतिथि समारोह कार्यक्रम। उस समय हम लोग एक जो विस्थापित हो गए सरदार सरोवर से, जो गुजरात में बना है, वहां के भील आदिवासियों के संबंध में एक मार्मिक रिसर्च पेपर वहां प्रस्तुत हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भील जब वहां से चले गए, डॉक्टर ऑस्कर ओबेडी शर्मा बता रहे थे यहां पर कि वो जो आदिवासी अगर अपने जगह से चला जाता है तो उसके पुरखे, उसके पूर्वज, उसकी देवी, उसकी देवता, कितने पीढ़ियों का जो पूजा रहता है उसको छोड़ना वो नहीं चाहता। वहां से चला जाता है तो उसका कुछ बचता ही नहीं। उस रिसर्च पेपर में एक IAS अधिकारी ने बताया कि जब भीड़ वहां से जाने लगे तो उन्होंने वहां की एक एक जगह का सबका मिट्टी, जो पेड़ वहां पर थे उसका एक डगारी, वो सब ले गए और उन्होंने कहा कि हमको इससे भी कोई बात हम नहीं बन रही, लेकिन एक प्रतीक के रूप में हम इसको ले जा रहे हैं। और आप देखिए नदियों को, जो गंगा को बचाने की बड़ी बड़ी योजना बन रही, जो प्रदूषित हो गई है, कलकत्ते तक गंगा की क्या स्थिति है, जिसको देव नदी हम कहते हैं, सुरसरी जिसका नाम है, उनके लिए जो बचाने वाले हैं उनके लिए सीख है आदिवासियों के आचरण से। वो भील आदिवासी उस रिसर्च पेपर में बताया उसने कि मैं आपको बताते हुए मैं द्रवित हूं, मैं दुखी हूं, परेशान हूं और बहुत अधिक उन आदिवासियों के आचरण से क्या कहूं, मुझे सीख लेना चाहिए। मैं बहुत पीछे हूं उनसे। उन नर्मदा जी के जल से शौच का उपयोग नहीं करते, वो केवल जल को पीने का या और पवित्र कामों में करते हैं। ऐसी दृढ़ भावना अगर कहीं है तो आज भी केवल जनजातियों। BD शर्मा जी बता रहे थे कि वो आदिवासी गरीब नहीं है, उसको गरीब कह दिया जाता है। एक और बात कही जा रही कि जनजातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो जाना चाहिए। ये मुख्य धारा क्या है भाई? किसी ने विचार किया अभी तक? मैं आपको बताना चाहता हूं। सारे हमारे जनजाति बंधु बहुत सारे बैठे हैं, थोड़ा सा समय दूंगा। मैंने कई जगह इस बात को रखा है, जनजाति समाज प्रतिदिन परिश्रम करके और जितना उपार्जन होता है, क्योंकि
वो पूरी प्रकृति, जैसा बहुत लोगों ने परिभाषा किया है, वो उनकी संपदा है, इसलिए उसको घर में संग्रह नहीं करते। एक दिन का अगर भोजन है तो उनके लिए पर्याप्त। ये विपन्नता जो है असंग्रह के कारण आदिवासी समाज में है। उनके ये हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वैदिक जीवन में लिखा हुआ है कि बहुत अधिक संपदा वाला व्यक्ति का सदगति होना उतना ही असंभव है जितना कि सुई के छेद से ऊंट का निकलना। संग्रहित किया हुआ धन को कभी भी हमारे देश में अच्छा नहीं माना गया। ये जो संपदा एकत्रित किए हैं, काला धन के रूप में कोई कहा स्विट्जरलैंड में जमा करके रखे हैं, ये है मुख्य धारा कि जो आदिवासी पूरी प्रकृति को अपना साधन, अपना संपन्नता, अपना संपदा समझता है, वो मुख्य धारा। किधर जाना है किसको? क्यों नहीं करता? मैं कहता हूं आज की तारीख में थोड़ी बहुत जरूरत है। जब बीमारी हो जाए, बच्चे को पढ़ाना है, उसकी आवश्यकता के लिए तो रखना पड़ेगा, लेकिन वो तो बटुक ब्रह्मचारी की तरह जो आश्रम में थे, साधना करते थे, आराधना करते थे, उस जीवन में है लोग, आज भी वही नेचर में है। और इसीलिए मैंने कहा दूसरी तरफ धरती माता की वो प्रकृति की वो पूजा करता है, पेड़ों की वो पूजा करता है। जब हम रात को एक जगाल को